गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी। आज हम आगे की कुछ और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, और मैंने बताया था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है कि हमको जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है जो उनके लिए रेलेवेंस रखती हैं, और वो इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, ना सिर्फ पूरी होनी चाहिए बट ऑल्सो वो अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए। अब जो फिफ्थ प्रिंसिपल हम बात कर रहे हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल, एक्चुअली ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का, जहां फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बताता था कि हमको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है, अगर कोई इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है या उसका इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको हमको प्रेजेंट करने की या उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई अनइम्पॉर्टेंट आइटम है तो या तो हम उसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल लेफ्ट आउट कर दीजिए, या फिर हम उन आइटम्स को मर्ज कर देते हैं विद अदर आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब छोटी मोटी एक बिजनेस है जिसकी टर्नओवर से 10 करोड़ की है। अगर वो आइटम लाइक स्टेशनरी जो कभी 50 रुपीज की आ रही है, कभी 100 रुपीज की आ रही है, अगर उन इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करता रहेगा तो अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाएगा इंफॉर्मेशन का। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसी सारी आइटम्स को जिनका रोल ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है, ना के बराबर है, उनको या तो टोटली इग्नोर कर दिया जाए या फिर उन इंफॉर्मेशन को बाकी इंफॉर्मेशन के साथ मर्ज करके मतलब उनको एड ऑन करके, बजाय कि बार बार 100 रुपीज 50 रुपीज दिखाने के एक आइटम एक हेड बना दीजिए मिसलिनियस का, जिसमें सारी चीजें एक साथ दिखा जाए रेदर देन उनको अलग अलग दिखाने के। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल बेसिकली ये बता रहा है, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल में आपको एक टैगलाइन याद रखनी है। वो टैगलाइन क्या है, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। क्या मतलब है इसका? देखिए क्या होता है, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आने वाले टाइम में कुछ प्रॉफिट्स होने वाले हैं, जब तक वो प्रॉफिट्स नहीं हो जाते तब तक आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जब तक कि एक्चुअली वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर लेते। अच्छा, प्रॉफिट अर्न करने का मतलब है कि सेल हो जाना, ये नहीं कि पैसा आ जाना। हम इससे पहले एक किसी उसमें पढ़ चुके हैं अजम्पशन में, एक्रूअल अजम्पशन में, कि हम इनकम कब मानते हैं, जब गुड्स की डिलीवरी हो जाती है, तो सेल हो जाएगा तो इज गुड एनफ, वो आपके लिए इनकम मानी जाएगी। बट अगर सेल भी नहीं हुई है, कोई आपको कह देता है कि हम आपसे इतने का सामान खरीदेंगे, तो अभी खरीदा नहीं गया है सामान, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, तो जब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं होगी तब तक आप इनकम नहीं मानेंगे। डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स, जब तक वो प्रॉफिट्स एक्चुअली हो नहीं जाते तब तक आप उन प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, बट अगर लॉस के बारे में थोड़ा सा भी आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम में लॉस हो सकता है, तो उसको आप कंसीडर करेंगे, उसको आप आज ही कंसीडर करेंगे। इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक एग्जांपल है, मान लेते हैं मैंने अभी कुछ स्टॉक परचेज किया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का मैंने स्टॉक परचेज किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है 1,50,000 का बिक जाएगा। एज ऑफ नाउ अभी बिका नहीं है, आने वाले टाइम में ये स्टॉक 1,50,000 का बिक जाएगा। अभी खरीदा कितने का, 1 लाख का है, तो मैं उस 50,000 के प्रॉफिट को कंसीडर तब तक नहीं करूंगा जब तक कि एक्चुअल सेल नहीं हो जाती, तब तक मैं उसको कंसीडर ही नहीं करूंगा जब तक कि वो सेल नहीं हो जाती है। यानी कि यहां पे मैंने किस चीज को फॉलो किया, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स, जब तक कि वो बिक नहीं जाएगा तब तक आप प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे। इसी में अगर मैंने स्टॉक परचेज किया है 1 लाख का, बट एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस जो है वो किसी भी रीजन से उसका एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 80,000 रह गया है, लगता है कि वो 80,000 का ही बिकेगा, तो हम उस लॉस को अभी से कंसीडर करके चलेंगे, दैट इज प्रोवाइड्स फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसी वजह से जो भी स्टॉक हमारे पास बच जाता है ईयर एंड में, उसको हम हमेशा उस वैल्यू पे दिखाते हैं जो कम होती है, इधर कॉस्ट जितने में खरीदा या फिर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज
लेस। अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट 1 लाख और मार्केट वैल्यू 150 है तो हम 1 लाख का दिखाएंगे, बट खरीदा हमने 1 लाख का और मार्केट वैल्यू उसकी जो है वो एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू 80,000 है तो हम उसको 80,000 का दिखाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। ये हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल है। आप इसमें वो टैगलाइन जरूर याद रखेंगे, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, राइट। नंबर 7, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, बेसिकली ये प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि जब भी हम कोई भी एसेट खरीदते हैं और उसको कंटिन्यूएशन में अपने बुक्स में दिखाते हैं तो हम उसको किस वैल्यू पे दिखाते हैं, जितने में हमने इसको खरीदा है, जितने में हमने इसको खरीदा है। अच्छा, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने में हमने खरीदा दैट कॉस्ट रिलेट टू पास्ट, पास्ट यानी हिस्ट्री, तो इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। अब ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल हमको बेसिकली क्या बताता है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स से मैंने आज एक बिल्डिंग खरीदी है 20 लाख रुपीज की, बिल्डिंग खरीदी 20 लाख रुपीज की। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, कुछ भी हो सकता है, तो बट स्टिल हम उसको बुक्स में जितने का हमने उसको परचेज किया है उतने का ही दिखाएंगे, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़कर 50 लाख हो गई है या कम होकर 15 लाख हो गई है। ये प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया गया है कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं विच आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता ही है। लाइक मशीनरी 10 लाख की खरीदी है तो, और उसको खरीदे हुए 4 साल हो गए हैं और हम हर साल उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 4 साल में 4 लाख का डेप्रिसिएशन 6 लाख। बट जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू हम बुक में दिखा रहे हैं 6 लाख उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी वही हो। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है अगर हम सच में मशीनरी को बेचने जाएंगे तो क्या वो 6 लाख की बिक जाएगी आफ्टर 4 इयर्स? बिल्कुल भी नहीं। आप घर में फर्नीचर परचेज करके लेकर आते हैं, फर्नीचर आपने खरीदा 1 लाख रुपीज का और हर साल उसके ऊपर 10,000 डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, तो 5 साल में आपने 50,000 डेप्रिसिएशन दिखाया, यानी 5 साल बाद आपके हिसाब से उस फर्नीचर की वैल्यू 50,000 है, तो क्या सच में वो 50,000 का बिक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी जो ये प्रिंसिपल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कंसेप्ट, ये हमको बताता है कि हम एसेट्स को उसकी किस वैल्यू पे दिखाते हैं, जितने में परचेज किया, लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट। बट उसकी जो एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब कि वो मार्केट में अगर हम बेचने जाएंगे तो कितने का बिकेगा, ये प्रिंसिपल कभी नहीं बताता है। ठीक है, तो अकाउंट्स में हमने इस प्रिंसिपल के हिसाब से काम करना होता है, ना कि मार्केट के हिसाब से काम करना होता है। ये था हमारा नंबर 7। नंबर 8 प्रिंसिपल मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, मैचिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करता है। ये प्रिंसिपल नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे? ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या बताता है कि जब भी आप कोई इनकम अर्न करते हो, जब भी आप कोई इनकम अर्न करते हो, तो उस इनकम को अर्न करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, आप वो एक्सपेंसेस इस इनकम के अगेंस्ट जरूर दिखाएंगे। इनकम का मतलब जब आप कोई पैसा कमाते हो तो ऑब्वियसली उस पैसा कमाने के लिए आपने अपनी तरफ से कुछ खर्च भी किया होगा, तो उन एक्सपेंसेस को उस इनकम के अगेंस्ट, उस रेवेन्यू के अगेंस्ट दिखाकर ही आप अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अभी पे करने बाकी होते हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग, पे करने बाकी होते हैं, बट स्टिल आपने वो सर्विसेज यूज कर ली हैं, तो आप उन एक्सपेंसेस को भी जरूर दिखाएंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग योर एक्चुअल नेट प्रॉफिट, चाहे वो पे किए हैं या नहीं पे किए हैं। मतलब अगर आपने कोई इनकम अर्न की और उस इनकम को अर्न करने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, बट उसमें से सारे एक्सपेंसेस पे नहीं किए हैं, कुछ ही एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो बाकी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उसको भी कंसीडर करना होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग योर ट्रू नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई पैसा खर्च करते हैं वो ना सिर्फ इस पीरियड का बट ऑल्सो उसमें कुछ टाइम पीरियड अगला भी कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर का भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है इंश्योरेंस का। मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को और मैंने अभी जनवरी में इंश्योरेंस ली है 1 साल के लिए। इंश्योरेंस नॉर्मली 1 ईयर के लिए होती है। मैंने बिजनेस के लिए कार परचेज की विद इंश्योरेंस, तो उसकी इंश्योरेंस जो एप्लीकेबल है जनवरी से लेके दिसंबर तक एप्लीकेबल है, जबकि मेरा फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है वो अप टू दिसंबर पे किया है, जबकि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो टिल मार्च तक है। तो जो अगले 9 मंथ्स का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है,
दैट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल का है। अब अगले साल का पैसा भी हमने अभी कंसीडर कर लिया, तो दीज एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस माने जाते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट पीरियड के हैं, ठीक है। और जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी एसेट्स कंसीडर होते हैं, तो उनको बेसिकली इस साल के एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, जस्ट टू कैलकुलेट योर ट्रू प्रॉफिट्स। अगर आपके कुछ प्रॉफिट्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो आप इंश्योरेंस का सिर्फ और सिर्फ वही वाला पार्ट कंसीडर करेंगे जो इस साल का, दैट इज अप टू 31 मार्च, राइट। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है। इसी तरह से कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि हमने कुछ काम किया, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की या गुड्स प्रोवाइड किए, बट एज ऑफ नाउ उसका पैसा नहीं मिला, आपको इनकम अभी मिली नहीं है, मतलब एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम अगर हम कहें तो वो पैसा जिसके लिए काम हो चुका है, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, बट अभी तक पैसा मिला नहीं है, तो उन पैसों को भी आप कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग योर ट्रू प्रॉफिट्स। चाहे वो पैसा मिला है या नहीं मिला है, आपको उन पैसों को कंसीडर करना ही होगा। तो ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट है नंबर 8। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिंसिपल है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था कि एसेट्स जो होती है वो कैपिटल और लायबिलिटीज के सम टोटल के इक्वल होती है। दैट एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू सम टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एंड मोरओवर द वर्ड डीएल इटसेल्फ सजेस्ट डबल। तो जब भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी, उसका हमेशा हमेशा डबल इफेक्ट होगा। जब भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो अकाउंटिंग बुक्स में उसका हमेशा डबल इफेक्ट होगा। वो डबल इफेक्ट, दोनों इफेक्ट एसेट साइड पे हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट कैपिटल लायबिलिटी साइड पे हो सकते हैं, या एक इस तरफ और एक उस तरफ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करते हो, तो एक तरफ आपकी एसेट बढ़ती है और दूसरी तरफ आपकी कैपिटल बढ़ती है। अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो एक तरफ आपका स्टॉक यानी गुड्स बढ़ते हैं और कैश कम होता है। अगर आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हो तो एक तरफ आपका स्टॉक बढ़ता है और दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटीज बढ़ती है। यानी हर एक ट्रांजेक्शन का कम से कम 2 इफेक्ट्स जरूर होंगे। ये चीज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल हमको यही बताता है कि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का हमेशा डबल इफेक्ट होता है। जो लोग जनरल एंट्रीज कर चुके हैं उनको ये भी पता होगा, हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट में जरूर होता है। हाँ, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। हर एक डेबिट के लिए क्रेडिट जरूर बना हुआ है। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट और प्रिंसिपल, और बेसिकली ये हम पढ़ चुके हैं कहां, हमने एक्रूअल अजम्पशन पढ़ी थी। एक्रूअल अजम्पशन और रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। क्या बताता है? रेवेन्यू इज रियलाइज्ड और इनकम इज रियलाइज्ड ओनली एंड ओनली व्हेन the actual delivery of goods और services take place। मतलब इनकम तब मानी जाती है जब आप ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, जब आप गुड्स की डिलीवरी दे देते हैं, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, ना कि तब मानी जाती है जब आपको पैसा मिलता है। पैसा आपको पहले भी मिल सकता है, पैसा बाद में मिल सकता है, बट आप अपनी इनकम तब कंसीडर करेंगे जब आप गुड्स या सर्विस की डिलीवरी दे देंगे। ठीक है, 10th प्रिंसिपल है हमारा। एंड 11th इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, देखिए जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स बनाने में 2 लोगों का मेन रोल होता है, या तो मैनेजमेंट मतलब जो ओनर है वो, या उनके नीचे जो मैनेजर काम कर रहे हैं, या अकाउंटेंट। और ये लोग अपनी मर्जी से अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन हम पहले कहीं पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में लिमिटेशन है। ये अपनी मर्जी से अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी कि जब आप अकाउंट्स बनाते तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो गड़बड़ ना हो उसके लिए ये वाला प्रिंसिपल बना है। ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या बताता है कि जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे तो वो सारे के सारे अकाउंट्स एक ऑब्जेक्टिव मैनर में होने चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर में, और एज वेल फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड होना चाहिए। मतलब किसी का पर्सनल रोल उसके अंदर ना हो, कोई अपनी मर्जी से उसको मैनिपुलेट नहीं कर सके। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप हर एक ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए एक डॉक्यूमेंट का यूज करें। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट या वाउचर हो। अब ये क्या होते हैं?
जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, से आपने कुछ गुड्स खरीदने की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, अब वो ट्रांजेक्शन गलती तो हो सकती है, बट इट डिपेंड करता है कि अगर उसके पीछे आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है। अब गुड्स खरीदने का क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है? यस, वी कैन हैव परचेज बिल, हमारे पास परचेज बिल होगा, ठीक है। तो कल को कोई हमारे अकाउंट्स चेक करेगा, गवर्नमेंट आके चेक कर ले, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आके चेक करे कि आपने ये परचेज वाली एंट्री कैसे पास की है, वी हैव बिल, हमारे पास बिल है। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, उसका क्या डॉक्यूमेंट होगा? उसका भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। इसी तरह से आपने अपने वर्कर्स को सैलरी दी है, तो उसका क्या आपके पास में रिकॉर्ड होगा? उसके लिए वाउचर्स बनते हैं कि जब भी आप किसी को सैलरी देते हो तो उनको वाउचर्स भी इश्यू करते हो, डुप्लीकेट में एक कॉपी आपके पास भी होती है। तो हर एक ट्रांजैक्शन का जो भी आप अकाउंट्स में पास करने वाले हो, उसका कोई ना कोई आपके पास में प्रूफ या एविडेंस होना ही चाहिए, तभी जो है आप अकाउंट्स को सही मैनर में प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो उससे क्लियर हो जाएगा हर एक ट्रांजेक्शन, अगर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी या उसका एविडेंस होगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन यहां पास की गई हैं, दीज ऑल ट्रांजेक्शंस आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, राइट। तो ये हमारा 11th प्रिंसिपल था। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।